प्रणाम आचार्य। प्रणाम उत्तराध्यक्ष। कपिल नामक व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है हमें। उसके पिताश्री का नाम वैदेहक है और उसका निवास स्थान रुद्र मंदिर के पीछे है। मैं अभी देखता हूँ। राधा गुप्त, वो सही पंजिका नहीं है, ये है। दो वर्ष पूर्व कपिल की मृत्यु हुई है। उसके नाम का पारपत्र अभी तक मान्य कैसे है? जी मैं कुछ समझा नहीं। लगता है महामारी के भय से प्रातःकाल से आपने जलप्राशन नहीं किया है। अभी आपको जलप्राशन कराते हैं। उत्तराध्यक्ष के लिए जलप्राशन की व्यवस्था कीजिए। अब मुझे सैनिकों को यहाँ लाना होगा, ये कहकर कि मेरी अंगूठी खो गई। वह यहाँ आएंगे, तलाशी लेंगे और उन्हें मिलेगा ये नशीला पदार्थ अशोक के सामान के साथ, जिसके बाद पिताजी कभी उसे राजकीय विद्यालय नहीं भेजेंगे। चलो। प्रणाम आमते। आपको आचार्य चाणक्य ने तुरंत बुलाया, राजभवन के जलाशय के सामने। जी आमते। योजना अनुसार ये प्रमाण आचार्य चाणक्य को देशद्रोही साबित करेंगे। परंतु जब अशोक के पास वो विषैली जड़ी बूटी मिलेगी तो उससे बिंदुसार को अशोक के राजद्रोही होने पर संदेह नहीं परंतु विश्वास हो जाएगा और ये कार्य आप करेंगे जस्टिन। मुझे संदेह है कि किसी अश्वपालक ने मेरी अंगूठी चुराई। चलो मेरे साथ। अशोक के सामान में देखो। मुझे पूरा संदेह है कि मेरी अंगूठी की चोरी उसी ने की। ये
ये तो वही विषैली जड़ है जिसके बारे में आचार्य चाणक्य बता रहे थे। इसी के द्वारा नगर का जल दूषित किया गया है। ये कहां से आ गया अशोक के पास? हमने तो कहीं इसका अर्थ यह तो नहीं कि अशोक भी षड्यंत्र में? क्षमा करिएगा युवराज, मुझे तुरंत सम्राट को सूचित करना होगा। राक्षस के अनुसार उस हत्यारे शतक्रूर की मृत्यु के पश्चात ही इस बूटी का अशोक के पास पाया जाना आवश्यक था। कहीं अब हमारी योजना चौपट न हो जाए। अब प्रतीक्षा है तो केवल उस हत्यारे की जो बिंदुसार को मारने के प्रयास में स्वयं मारा जाएगा और प्राण त्यागते हुए वो चाणक्य का नाम लेगा और वो होगा चाणक्य का अंत। हत्यारा अब तक पहुंचा क्यों नहीं? सम्राट क्या हुआ? सम्राट की जय हो। सम्राट, ये विषैली जड़ हमें अशोक के कमरे से मिली है। क्या अशोक के सामान में? ये जड़ी इन्हें अभी कैसे मिल गई? ये तो उस हत्यारे की मृत्यु के पश्चात अवश्य जस्टिन ने कोई मूर्खता की है। राजकुमार सुसीम की अंगूठी खो गई थी। उसी को ढूंढते ढूंढते जब मैंने अशोक के सामान की तलाशी ली तो उसमें से ये निकली। वो मूर्ख सुशील, अपनी ईर्ष्या के कारण उसने मेरा खेल बिगाड़ दिया। अशोक इतने बड़े षड्यंत्र का भाग नहीं हो सकता। सम्राट, प्रमाण आपके समक्ष है, फिर भी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही अंधविश्वास नहीं तो क्या है? नहीं माँ, वो बालक है। वो अशोक एक बालक है, चाणक्य नहीं। आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं सत्य क्या है? जब से चाणक्य लौटे हैं तब से कुछ न कुछ विचित्र हो रहा है और आचार्य ने बार बार अशोक का बचाव किया। यदि वो अशोक को आपके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या उद्देश्य है? अशोक का समर्थन क्यों कर रहे हैं? नहीं माँ, कुछ तो है, परंतु ये सत्य नहीं। सम्राट की जय हो। महामात्य खल्लाटक ने आपको संदेश भेजा है। आचार्य चाणक्य की सूचना गलत है। मगध पर कोई यूनानी आक्रमण नहीं करने वाला है। कैलकुलस निकेटर तो केवल अपनी पुत्री राजमाता से भेंट करने आ रहे थे। देखिए सम्राट, सत्य आपके समक्ष आ रहे हैं, पर फिर भी आपको जो भी जानकारी दी जा रही है सब भ्रमित करने के लिए। चाणक्य ने सोचा होगा महामारी फैलाकर वो प्रशासन को भ्रमित कर देंगे। आप अपनी सेना यूनानियों के लिए भेजेंगे और इधर आचार्य आप पे आक्रमण करवा देंगे। एक काम कीजिए, आप चाणक्य के घर की तलाशी का आदेश दीजिए। यदि वहां कुछ नहीं मिला तो हम निश्चित रहेंगे कि हमारे पुत्र सुरक्षित हैं।
संदेह को दूर करने के लिए मां, मुझे विश्वास है कि आचार्य चाणक्य कभी मेरे साथ छल नहीं करेंगे। सम्राट वो क्या बात है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आचार्य के यहाँ यह पत्र मिला, उसमें लिखा है कि सम्राट अर्थात आपकी हत्या कर दी जाएगी और कलिंग की सेना धावा बोल देगी। क्या तुम्हें षड्यंत्र के विषय में कोई जानकारी है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या बातें चल रही हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि विषैली जड़ मेरे सामान में कैसे आ पहुंची। आचार्य के पास वो पत्र क्यों और कैसे आ गया? मैं तो स्वयं नगर में नागरिकों की सहायता कर रहा था। सम्राट, इस बालक से पूछने पर कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। उनसे पूछिए जो इसे यहाँ लाए थे, आचार्य चाणक्य। पूछिए जो भी प्रमाण मिले हैं उनका अर्थ क्या है। अशोक के पास विषैली जड़ी मिली थी, चाणक्य के पास कलिंगा का पत्र। चाणक्य द्वारा यूनानी सेना पर संदेह उत्पन्न कराना, आपकी हत्या का और एक षड्यंत्र। इसका उत्तर हमें आचार्य से ही मांगना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं सभी संकेत अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आचार्य, आचार्य, आपके निवास स्थान से। हाँ सम्राट, कलिंग का पत्र मिला है। तो इस बात की ओर संकेत करता है मैं अशोक के साथ मिलकर मगध में सत्ता परिवर्तन के लिए षड्यंत्र रच रहा हूं। सम्राट, यदि प्रमाण है षड्यंत्र होगा ही। किंतु इतने बड़े षड्यंत्र के सारे प्रमाण शीघ्रातिशीघ्र और इतनी सहजता से प्राप्त हों, तो ये निर्देश
किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर ही अंगुली निर्देश करता है। सम्राट, सबने देखा है कि आचार्य ने सदैव प्रमाणों को महत्व दिया है। किंतु आज जब सारे प्रमाण इनकी ओर संकेत दे रहे हैं तो इसे षड्यंत्र कह रहे हैं। और जहां तक प्रमाणों की इतनी शीघ्रता और सहजता से मिलने का प्रश्न है, तो ये हमारे सैनिकों और गुप्तचरों की योग्यता है और षड्यंत्रकारियों की असावधानी। आपकी अंतिम दोनों बातों से मैं सहमत हूं। हमारा सैन्य और गुप्तचर दोनों योग्य कार्य कर रहे हैं और षड्यंत्रकारियों से असावधानी हुई है। सम्राट, ये षड्यंत्र पहले के षड्यंत्र से भिन्न है। सबसे पहले शत्रु ने यह सोचा कि मगध में आंतरिक अस्थिरता उत्पन्न करनी है। इसीलिए जलाशय में विषाक्त जड़ भारी मात्रा में मिश्रित की गई। यहां तक संदेह एक दिशा में जाता है, किंतु मेरी विज्ञप्ति अनुसार षड्यंत्रकारियों की मंशा आंतरिक अस्थिरता उत्पन्न करना नहीं थी, किंतु मुझे भ्रमित करना, यही उनकी आंतरिक इच्छा थी। क्योंकि वो जानते थे कि मैं जलाशय की जांच अवश्य करूंगा, इसलिए उन्होंने वहीं पर एक शव की व्यवस्था, जिसके पास नानी सेना के आक्रमण का वो मानचित्र भी प्राप्त हुआ। संदेह तो हो गया था मुझे, किंतु बात मगध की सुरक्षा की थी, इसलिए कोई भी चुप नहीं कर सकता था। मैं आपके पास आया सेना को सीमा पर भेजने का निवेदन लेकर। मैं जानता था शत्रु को उसकी जानकारी अवश्य प्राप्त होगी, और वो सोचेंगे कि उनका तीसरा चरण भी पूर्ण हो गया। किंतु ऐसा सोचना ही उनकी भूल थी। मेरी अनुपस्थिति में सैनिक मेरे निवास स्थान पर खोज करने आए। इससे बहुत दुख हुआ मुझे। किंतु मैं जानता था कि सत्य तक पहुंचने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था। जिस प्रकार आपका एकांत में मेरी बात सुनना,
और मुझ पर विश्वास रखना आवश्यक था। सम्राट, जब तक संपूर्ण सत्य ज्ञात नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना कठिन है, किंतु इतना निश्चित है कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जा रहा है। मैंने आपसे सेना को सीमा पर भेजने का निवेदन किया है सम्राट, किंतु सेना का एक गुट ही भेजा जाए सीमा पर, ताकि हमारी सेना यूनानी सेना की योजनाओं को देखकर अनुमान लगा सके कि यूनानी सेना आक्रमण करने वाली है या नहीं। और स्पष्ट है यूनानी सेना की ऐसी कोई योजना नहीं थी। यदि महामारी नहीं थी, यूनानी आक्रमण नहीं करने वाले थे, तो उसमें षड्यंत्र क्या था? इसी विषय में जानकारी प्राप्त करनी है सम्राट। ये षड्यंत्र क्या था? इतना कुछ हुआ तो क्यों और किस उद्देश्य से? और शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो जाएगा। शत्रु कितना भी प्रवीण क्यों ना हो, तो शीघ्रता में कोई न कोई सूत्र अवश्य छोड़ जाता है। जैसे कि पारपत्र। ये जल लीजिए। लीजिए। नहीं नहीं, ये जल दूषित है, इसे विष है, ये मैं नहीं पी सकता। यदि आपने सत्य नहीं कहा मुद्राध्यक्ष, तो ये दूषित जल आपके समग्र अनैतिक कार्यों को पूर्ण रूप से स्वच्छ करेगा। मुझे प्रलोभन दिया गया था 5 अवैध पारपत्र बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता हूँ। किसने दिया था प्रलोभन? कौन था? बताया उसने? उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। बताइए आचार्य, कौन था? अमात्य उग्रसेन। अमात्य उग्रसेन? परंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? इसका उत्तर तो केवल वो ही दे सकते हैं, और वही इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि अशोक को इस प्रकरण में फंसाने का प्रयास क्यों किया गया।
उग्रसेन को उपस्थित किया जाए। तुरंत। और अशोक को मुक्त किया जाए। यह अवश्य कोई षड्यंत्र है। परंतु इस षड्यंत्र में अशोक की कोई भूमिका नहीं है। आचार्य चाणक्य राजनीति के प्रखर ज्ञानी, अर्थशास्त्री, किंतु आपके स्वप्नों की आहुति भी इसी प्रकार एक क्षण में जलकर राख हो जाएगी। सम्राट, अभी अभी पता चला है कि अमात्य उग्रसेन की हत्या कर दी गई है। उग्रसेन का नाम लिया ही था, किसी ने उनकी हत्या कर दी। और ये इस बात को प्रमाणित करता है सम्राट, शत्रु जो भी है वो हमसे 2 पग द्रुतगति से चल रहा है। किंतु शत्रु को ये ज्ञात रहे कि 2 पग की दूरी तय करना हमारे लिए कठिन नहीं है। मैं उन तक शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। और तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि शत्रु का अगला चरण क्या है सम्राट। मितेरा, मेरी बात तो सुनिए। मितेरा, मितेरा, शत्रु कहाँ मर गया? योजना के अनुसार उसे बिंदुसार पर आक्रमण करना था। सारा खेल बिगड़ गया उसे एक मूर्ख के ना आने से। मितेरा, जरा धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो। ऐसे भी उस चाणक्य के इतने सारे कान हैं और सब के सब अब हमारे पीछे लग गए होंगे। हमें लगा था
आज हम अवश्य जीत जाएंगे। क्या कारण है? शत्रु पहुंचा क्यों नहीं? यहाँ इस जगह दबाने से आंखों पर असर पड़ता है। जानते हो कैसा असर? धीरे धीरे तुम्हारी आंखों पर रक्त उतरने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में इतनी यातना पहुंचाऊंगा, तुम जीवित तो रहोगे किंतु एक शव की तरह। इसीलिए सच सच बता दो, किसने भेजा था तुम्हें सम्राट की हत्या करने के लिए? बताओ। आचार्य, आपको ज्ञात कैसे हुआ कि ये सम्राट बिंदुसार की हत्या करने की योजना है? किसी भी महत्वपूर्ण षड्यंत्र का अगला चरण यही होता है। और मुझे इस बात का ज्ञान था कि कुछ तो महत्वपूर्ण घटने वाला है। और किसी भी साम्राज्य में सम्राट से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने अपने सारे गुप्तचरों को सदैव सम्राट की चारों ओर कार्यरत रखा था। आचार्य, यदि आपने इसे पहले ही पकड़ लिया था और आपको सब कुछ ज्ञात था, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको इनके अगले चरण के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं? और आपने इसे सम्राट बिंदुसार के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया? योग्य प्रमाण न मिलने तक महाराज भी इसे मृत्युदंड न देते तो इसे बंदी गृह में रखते। बंदी गृह में इसके साथ वही होता जो अमात्य उग्रसेन के साथ हुआ। और हम भी सत्य तक पहुंचने का अवसर खो देते। आचार्य, आपको संदेह है कि इस षड्यंत्र के पीछे भी देवी हेलेना को यदि बाहरी शक्तियों का सहयोग न मिलता, वो भी इस षड्यंत्र में सफल न हो पाती। जो शव मिला वो पाटलिपुत्र का निवासी नहीं था, और उस शव के पास जो पारपत्र मिला था वो भी अवैध था। और ये शतक्रूर भी पाटलिपुत्र का निवासी नहीं है। द्रव्य लेकर हत्या करना इसका व्यवसाय है। संशोधन का विषय ये था कि सम्राट की हत्या करने का आदेश इसे किसने दिया था। मैं सम्राट से भेंट करने जा रहा हूं महत्वपूर्ण कार्य के विषय में। नहीं, ना दोष उस मुद्रा अध्यक्ष का है, न ही अमात्य उग्रसेन का। दोष है तो हमारा। हम अपनी व्यवस्था का दायित्व राज्य पर डाल देते हैं और स्वयं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम कभी राज्य के प्रति अपने दायित्व के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? किंतु अशोक, प्रजा कर देती है तो किस लिए? और इसके अतिरिक्त हम कर भी क्या सकते हैं? जब आप धन कमा के लाते हैं तो अपने परिवार के लिए भोजन,
वस्त्र इत्यादि लाते हैं, है ना? तो क्या आपके परिवार के प्रति आपका दायित्व तो वहीं समाप्त हो जाता है? नहीं ना? आप अपनी संतान के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। उसकी सुरक्षा, उसकी शिक्षा आपका दायित्व नहीं रह जाता है। उसी प्रकार राज्य की देखरेख में, सुरक्षा में हम सभी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। किंतु कैसे? यदि हम सभी अपनी आंतरिक समस्याओं में सम्राट को, सैनिकों को, प्रशासन को ना उलझाएं, यदि हम आंतरिक स्थिरता व शांति बनाए रखें, तो राज अधिकारियों के पास बाहरी संकटों से तैयार होने का समय मिलेगा। तो फिर यह सोचना उचित होगा कि इतने बड़े साम्राज्य में, इतनी जनसंख्या में कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है, इसकी सूचना प्रशासन को होनी चाहिए। यदि हम शत्रुओं को यह संकेत दें कि मगध की सैनिकी नहीं, प्रजा भी सदैव सचेत रहती है, तो क्या कभी कोई शत्रु इस तरह घुसपैठ कर जल में विष मिलाने का दुस्साहस कर सकता है? जब तक हम अपने राज्य का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे राज्य का सम्मान कोई नहीं करेगा। जब तक स्वयं हम एकजुट होकर राज्य को सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक शत्रु हमारी दुर्बलता का लाभ उठाते रहेंगे। प्रणाम सम्राट। अच्छी बातें करते हो, अच्छे विचार है तुम्हारे। प्रजा का अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी होना, किंतु जितना महत्वपूर्ण अच्छे विचारों का होना है, उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि ये ज्ञात होना कि उन अच्छे विचारों को साकार कैसे किया जाए। इसलिए आप बताइए सम्राट वनराज, राजा अपनी प्रजा को इस दायित्व के प्रति जागरूक और प्रेरित कैसे कर सकता है? जब भी प्रजा को इस बात का विश्वास होगा कि वो राजा के लिए महत्वपूर्ण है, जब भी प्रजा को यह विश्वास होगा कि राजा उनकी रक्षा हेतु, उनके हित के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दे सकता है, तो प्रजा भी राजा के लिए, राज्य के लिए प्राण निछावर करने के लिए तैयार रहेगी। जहां प्रजा का सम्मानित होना राजा का सम्मान बने, वहां प्रजा को उत्तरदायी होने के लिए, प्रेरित करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं होगी। अशोक, तुम्हारे विचार, तुम्हारी समझ में एक परिपक्वता है। एक 14 वर्षीय बालक में होना असाधारण है। तुमने जिस प्रकार इस आपदा में अपने दायित्व को समझाया और निभाया है, वो इसी बात का प्रमाण है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हें राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षित किया जाए। मैं राजकीय विद्यालय में? क्यों नहीं? राज्य के लिए आवश्यक है कि तुम जैसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें सही दिशा मिले, ताकि तुम राज्य में और भी बड़े दायित्व निभाने के लिए सक्षम हो। मैं तुम्हारे 50 पर्ण दंड भी क्षमा करता हूं, ताकि तुम स्वतंत्र और निश्चिंत होकर अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है, उससे पूछो तो